नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी बुक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आप लोग को हायर के क्वेश्चन जीएस के कंपल्सरी पेपर के सॉल्व करा रहा था। उस जीएस के कंपल्सरी पेपर में पर्यावरण से रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब दूसरा टॉपिक हमारा है जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। आज तक जेआरएफ नेट या हायर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे, इनके आंसर देखेंगे और किस तरह से इनके आंसर दिए जाएंगे इन पे भी बात करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है। शिक्षा कौशलों में निपुणता। नॉर्मल देखिए, इसको पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, इससे बढ़िया चीजों को समझिए ज्यादा, पढ़िए कम, अपने दिल से समझिए कि क्या होना चाहिए। जैसे क्या है शैक्षिक दक्षता, तो पढ़ाने के लिए क्या क्या किसमें किसमें आपको निपुण होना चाहिए, तो उनमें मूल आवश्यकता क्या है। देखिए क्वेश्चन जो आया है यूपी हायर में आया है 2016 में। शिक्षण कौशलों में निपुणता होनी चाहिए, एकदम सही बात है। पढ़ाने का ढंग ही नहीं होगा तो क्या फायदा। शिक्षण की विभिन्न तकनीकों की उपयोग में निपुणता होनी चाहिए, मतलब पढ़ाते समय आप चित्र भी बनाइए, बच्चों को समझाइए भी, उनसे भी क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न उत्तर कीजिए, ये चीज। तीसरी चीज, शिक्षण में संचार माध्यमों का जितना अधिक से अधिक उपयोग हो वो बहुत बढ़िया है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है आपके और सामने वाले के बीच में, एक अध्यापक और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। ये शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है, इसका आंसर होगा डी। देखिए इसकी व्याख्या भी इसमें दी हुई है बुक में, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ई बुक मंगाइए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आप इसकी हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हैं बाजारों से, या सीधे आप यूथ कंपटीशन टाइम्स के पब्लिकेशन से भी फोन करके बुक को मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी बुक उपलब्ध है और जितने ई कार्ड्स वाले साधन है वहां भी उपलब्ध है। आप अधिक से अधिक बुक को मंगा सकते हैं, उसकी व्याख्या भी लिखी रहेगी, जिनको आप ढंग से पढ़ेंगे तो चीजों को और अच्छे ढंग से समझेंगे और आने वाले एग्जाम में नो डाउट आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए इसकी व्याख्या भी दिखी है। शैक्षिक दक्षता का सामान्य अर्थ शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों में निपुणता प्राप्त होने के साथ होता है। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों का उपयोग और संचार माध्यमों का उपयोग, यही मैंने आपको बताया, यही सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ये देखिए कथन है, इसको ध्यान से पढ़िए। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट और जो मूल्यांकन होता है इसके बीच में संबंध होता है। इसके बीच में संबंध नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में। गुणवत्ता के बारे में तभी पता चलेगा जब मूल्यांकन करेंगे। तो नो डाउट ये तो गलत है, तो इसमें कथन गलत है, तो यही गलत होना चाहिए। अगला पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑप्शन है तो सारे ऑप्शन देखिए। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिए, एक ऑप्शन आपको मिल जाए, आपको लगे ये सही है गलत है, तो जल्दी करके सही गलत मत मारिए, इसको ध्यान दीजिए। चारों ऑप्शन पढ़िए, इतना समय रहता है एग्जाम में, तब उसके बाद आंसर मारिए। ये नहीं मुझे ये आता है मैंने मार दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, ये एकदम सही बात है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये भी है ना। और मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया, ये भी सही है। तो इसमें कथन ए ही गलत होना चाहिए, तो इसका आंसर ए गलत है। मानव व मूल्यांकन के बीच पारस्परिक संबंध का सही रूप इस प्रकार है। मापन एवं मूल्यांकन परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये होना भी चाहिए। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, अर्थात मूल्यांकन मापन से विस्तृत होता है, नो डाउट। और मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिससे पता चल सके कितना सुधार चीजों में हुआ है। और एक आखिरी चीज, मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्य का अंकन या आकलन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में दिया गया कथन एक गलत है। ये व्याख्या लिखी हुई है, ये सीधे मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूं, इसी तरह से बुक आपको मिलेगी व्याख्या समेत अगर आप ये बुक खरीदते हैं, ठीक है, या ई बुक के थ्रू पढ़ते हैं, नो डाउट। अगला क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है ये किताबें। अगला क्वेश्चन है 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। देखिए यूजीसी समय समय पे गुणवत्ता के लिए अपनी चीजें देता रहता है, और उसने दिया है पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि नहीं, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें, ये एक नई चीज इन्होंने दी है 11 शर्तें, ये सही आंसर होना चाहिए। हालांकि आगे के भी आंसर हम पढ़ लेते हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय, मुक्त विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना। ऐसा नहीं, ये पहले से ही अनुमति है मुक्त विश्वविद्यालयों को, आप जानते हैं राशि टंडन से पीएचडी लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ये होगा।
2016 में ये चीज दी गई थी। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 2016 में यूजीसी द्वारा जारी पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करने से संबंधित अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का एक सार्थक प्रयास है। तो क्वेश्चन पढ़िए और ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन के अर्थ को समझिए, तब आंसर दीजिए। हड़बड़ा के आंसर देंगे तो नो डाउट फिर आप घर आके सर पकड़ के बैठेंगे और कहेंगे अगर ढंग से पढ़ लिए होते तो ये सही हो जाता। जैसे आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन बता दें, ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आए और बहुत आयोग पे आक्षेप भी लगाए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, और पहला ऑप्शन था पौधों में। पहला ऑप्शन क्या था? पौधों में। बच्चों ने तुरंत सही मार दिया, पौधों में पौधों में पौधों में। लेकिन बाद के 3 ऑप्शन नहीं देखे। दूसरा ऑप्शन था कवक में, तीसरा आंसर था बैक्टीरिया में, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। और अंत में क्या हुआ? उपरोक्त सभी। फंगस में भी पाई जाती है सेल वॉल, बस सेलुलोज की नहीं पाई जाती, लेकिन सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, लेकिन क्या कहते हैं, सेलुलोज की नहीं पाई जाती, लेकिन सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट में सेलुलोज की केवल पाई जाती है। अगर रहता है कोशिका भित्ति सेलुलोज की किस में पाई जाती है, तब ए ऑप्शन सही था। लेकिन कोशिका भित्ति, तो क्या हुआ, आंसर न पढ़ने के कारण कई बच्चे इसको गलत कराए, जल्दी में ए ऑप्शन देखे और मार दिए। तो यह आप हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिए कि ढंग से, वैसे भी आप हायर का देने जा रहे हैं, आपको अनुभव बहुत होगा, चीजों को देखिए, समझिए और उसके हिसाब से आंसर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं। ये तो आपके जो क्या कहते हैं टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको भी मालूम होगा और आपको भी नो डाउट मालूम होगा। उसे बोलते हैं पेडागॉगी। क्या बोलते हैं? पेडागॉगी। पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान के बारे में है। ठीक है, स्टडी ऑफ, और इसकी व्याख्या भी, इसका सही आंसर मान लीजिए तो व्याख्या आ जाएगी। बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को पेडागॉगी कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों के अध्यापन के लिए जिस कला, चातुर्य, विज्ञान व कौशल का प्रयोग किया जाता है उसे पेडागॉगी कहते हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सहभागी शिक्षण विधियों का ज्यादा से ज्यादा समावेश होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। पेडागॉगी में शिक्षक का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पेडागॉगी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप तैयार रखिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा शिक्षा से संबंधित, ये भी देखिए, यूपी हायर में आया हुआ है 2016 में। प्राथमिक संयमकों में सम्मिलित नहीं होता। प्राथमिक संयमकों में सम्मिलित नहीं होता। प्राथमिक प्रश्नावली, अनुसूचियां, साक्षात्कार और पुस्तकें। प्राथमिक प्राइमरी स्तर पे नो डाउट पुस्तकों की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिर कुछ अनुसूचियां होती हैं, फिर साक्षात्कार होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब ये रहे प्राथमिक संयमकों में, पुस्तकें द्वितीयक संयमक में आती हैं। इसका सही आंसर कौन शामिल नहीं है दिया है, तो इसका सही आंसर पुस्तकें होंगी। प्राथमिक समय, इसकी व्याख्या आप देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। प्राथमिक सम्यकों के संकलन हेतु प्रश्नावलियां, अनुसूचियां तथा साक्षात्कार माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुस्तक सम्यक संकलन का हमेशा द्वितीय स्रोत होती है। प्राथमिक सम्यक या मूल सम्यक, द्वितीय सम्यक, प्राथमिक सम्यकों का संकलन अध्ययन या शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वयं के उद्देश्य हेतु किया जाता है, जबकि द्वितीय सम्यकों का संकलन पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया हुआ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में अंतर है, प्राथमिक सम्यक और द्वितीय सम्यक में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आया हुआ है यूपी, ये भी यूपी हायर में आया है और 2016 में 15-12 को जो एग्जाम हुआ था वो। निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, विभेदीकरण स्तर, विमर्शी स्तर, अवबोध स्तर। इसमें बहुत सारे स्तर है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, जब पढ़ने लगिए तो ध्यान रखिए कि इनके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। कभी कभी हिंदी में चीजें उतना ढंग से समझ में नहीं आती, क्योंकि ये हिंदी की पीडीएफ है ना, तो इसमें हिंदी में है। तो इसका सही आंसर होगा विभेदीकरण स्तर। जब भी शिक्षण का स्तर नहीं है, विभेदीकरण, किसी के बीच में विभेद नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा चीजें नहीं समझ पा रहा है, कोई बच्चा ज्यादा समझ पा रहा है, तो इन सब चीजों को आपको समझना चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए कि ज्यादा तेज बच्चे पे ही ज्यादा ध्यान दें और डल बच्चे पे कम ध्यान दें, ये है। तो विमर्शी स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, ये सारी चीजें होती हैं। अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर, विमर्शी स्तर और अवबोध स्तर, 3 ही स्तर होते हैं। स्मृति स्तर का शिक्षण उसे कहा जाता है जिसमें छात्र अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रहता है, लेकिन अर्थ के प्रति पहचान नहीं रखता। अवबोध स्तर किसी विषय वस्तु के प्रति पहचान कायम करने या उसकी प्रकृति को समझने से लिया जाता है। और चिंतन या विमर्शी वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या आधारित है।
यह हमें समस्या का समाधान प्रदान करती है। तो यही तीनों चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा है। और इस शिक्षण का जो स्तर है उसमें विविधीकरण स्तर शामिल नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए शिक्षण के जो क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अजीब से लगेंगे, पढ़े हुए नहीं लगेंगे, उनको आपको समझ के ही आंसर देना है, समझ के ही आंसर देना है, क्योंकि जीएस का एक पोर्शन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने हैं इस पे, तो बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं दे सकते, ज्यादा ध्यान अपने सब्जेक्ट पे देंगे तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा शोध नहीं कर सकते। तो अपने को खुला रखिए, अपने खुले दिमाग से समझिए, शिक्षण को समझिए और आंसर दीजिए, ठीक है। अब जैसे केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान, ये तो जीएस का क्वेश्चन है, सबको मालूम है लखनऊ में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लखनऊ। औषधीय संस्थान, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में है। तो ये व्याख्या में इस तरह की चीजें और जोड़ दी गई हैं कि मान लीजिए पूछा जाए कभी तो आप बता दें। शैक्षणिक से संबंधित औषधि वाला ये क्वेश्चन था, जबकि होना नहीं चाहिए ये सब क्वेश्चन। फिर देखिए पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है, प्रयोगशाला से, व्यायामशाला से, पुस्तकालय से, पठन पाठन से। अभी बताए बच्चों के पढ़ाने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा, मैंने बोला पेडागॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बार बार आएंगे, इस पे आप ध्यान रखें। अध्यापन की शैली और नीतियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ शिक्षण कार्य, क्या कहलाता है, पेडागॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2014 का है। निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है, फलांग की त्रुटि कौन सी है, स्थान त्रुटि, स्थिर त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटि, प्रत्याशा त्रुटि। अरे जो फलांग है उसकी त्रुटि में ये कहां से आ गया, प्रत्युत्तर की त्रुटि, प्रत्युत्तर का तो कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। फलांग की त्रुटि प्रत्युत्तर की त्रुटि है, क्योंकि इसके द्वारा सर्वेक्षण, शैक्षणिक मुद्दे आदि निराकरण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित से फलांग की त्रुटि कौन सी है, तो प्रत्युत्तर की त्रुटि है। क्यों, क्योंकि स्थान त्रुटि जब होगी तब तो वही करेगा जो करने वाला है, स्थिर त्रुटि, प्रत्याशा, लेकिन जब प्रत्युत्तर देना रहेगा तभी मूल्यांकन होगा। तो यहाँ प्रत्युत्तर की त्रुटि क्या है, फलांग की त्रुटि। शैक्षणिक में फलांग की त्रुटि कौन सी है, प्रत्युत्तर की त्रुटि। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जब ध्यान से पढ़ेंगे अब ये फलांग की त्रुटि या प्रत्याशा त्रुटि या स्थिर त्रुटि या स्थान त्रुटि, इनको आप समझेंगे मैथ के हिसाब से तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको शैक्षणिक के हिसाब से अलग इसकी व्याख्या है, मैथ में अलग व्याख्या है। तो ये ध्यान रखना आपको, शैक्षणिक से क्वेश्चन है तो शैक्षणिक वाली चीजों पे ध्यान देना है। और फलांग को आप मैथ में ले जाएंगे तो आपका आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। ये एक मानवीय सब्जेक्ट है, वो भौतिकी सब्जेक्ट है। यहाँ मानव के सोचने के आधार पर, मानवीय चीजों के आधार पर आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्युत्तर की त्रुटि, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। ठीक, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। व्यक्तित्व से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मिलाने पे आपको केवल दो चीजें लग रही हैं। एक क्या है, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। अगर शिक्षक को विषय की जानकारी ही नहीं होगी सही ढंग से तो वो कैसे पढ़ाएगा, है ना। अध जल गगरी छलकत जात, आधा ज्ञान देगा आधा नहीं देगा, तो ये तो सही है। उसके अलावा उसके व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है, उसका व्यक्तित्व कैसा है इसका शिक्षण से कोई संबंध नहीं है। उसके अलावा क्या है, अरे इसका ये आंसर नहीं होगा, ये छू गया मेरे से। और शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है, नहीं लिखावट से कोई मतलब नहीं है ना। डॉक्टरों की राइटिंग बेकार होती है तो इसका मतलब क्या, वो डॉक्टर नहीं रहते हैं। और डी, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना, ये तो नो डाउट सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए और डी। ए और डी किसमें है, ये सी में है। तो देखिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय में समझने पर निर्भर करती है, और दूसरा बच्चों पर। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो इसका आंसर ए और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी यूपी हायर में आना है, 2014 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या दी रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 और 2014 के दशक को घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या घोषित किया है, क्योंकि शिक्षण से, देखिए यहीं पे आंसर देना है। शैक्षिक में ये दिया हुआ है,
शैक्षिक से रिलेटेड है, तो आपको नहीं भी मालूम है तो थोड़ा सा क्वेश्चन और उसके आंसर पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक ये हो सकता है क्योंकि शैक्षिक वाले में दिया है। पर्यावरण संबंधित विषय हेतु शिक्षा का दशक ये भी हो सकता है क्योंकि भी यहाँ पर्यावरण और शिक्षा दिया है। पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक और पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा का दशक, चारों में शिक्षा दी हुई है, लेकिन 3 में पर्यावरण से रिलेटेड है, 1 में सतत विकास से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक है। ये जब आप सेक्शन में होने वाले सुधारों को पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-2014 के दशक में सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये बातें कही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हायर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए हायर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। ये बिना बोझ के सीखना मतलब बस्ते का वजन कम करना, है ना। ये बात जो कही थी ये यशपाल ने कही थी, प्रोफेसर यशपाल की जो समिति बनी थी उसने कहा कि बच्चों का जितना वजन है प्राइमरी स्तर पे, कक्षा 2 तक तो उन्होंने कहा किताब लेके जाए, बच्चों को भेजा ही ना जाए, बैग बच्चों को दिया ही ना जाए, और बच्चे के वजन से 10% ही वजन होना चाहिए, 10% से अधिक बस्ते का बोझ नहीं होना चाहिए। ये बात प्रोफेसर यशपाल ने कही थी, ठीक है। बिना बोझ के सीखना, ये प्रोफेसर यशपाल पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसकी व्याख्या पढ़ के आप चीजों को जान लीजिए। प्रोफेसर यशपाल समिति पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय डाला, पहला क्वेश्चन ये तैयार कीजिए। दूसरा 1 मार्च 1992 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब यशपाल समिति की स्थापना की, 1992 में, ठीक है। इसमें प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति का विचाराधीन विषय था जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता के निर्माण के साथ साथ अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए तो सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय के बारे में सलाह दी गई थी। अभी यशपाल पे और क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा, उनकी व्याख्या भी दी हुई है इसमें, आप पूरी यशपाल समिति की रिपोर्ट समझ जाएंगे और यशपाल से रिलेटेड चीजें समझ जाएंगे। अभी आप देखिए 1992 में, कब 8 सदस्यीय समिति की स्थापना, यशपाल समिति की स्थापना की गई थी। प्रोफेसर यशपाल ने कहा था बच्चों में बोझ को, स्तर को कम किया जाए, बस्ते का वजन कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। ये रटने वाला है थोड़ा सा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इग्नो आपको याद होगा, इग्नो की स्थापना 1985 में हुई थी। अगर इग्नो याद है, यहाँ देखिए ऑप्शन में भी इग्नो दे रखा है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको सारे जो ये जितने आज तक शोध हुए हैं, है ना, जितनी समितियां बनी हैं, जितने इस तरह के शैक्षणिक संस्थान हैं, उन सब की थोड़ी डेट आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1995 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा का था, ठीक है। और प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल थी। कौन सी है, तमिल है। तो इसमें जो दे रखा था कोंकणी, ये गलत हो गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बच्चों के लिए है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी, 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इंटर तक महिला लड़कियों के लिए विद्यालय है। तो उच्च प्राथमिक शिक्षा नहीं होगी, माध्यमिक शिक्षा होगी, उच्च माध्यमिक शिक्षा। इंटर तक क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, डेट याद रख लीजिए, 2006-07 में भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले आवासीय विद्यालयों की एक श्रृंखला के तहत प्रारंभ किया गया था। और इसके तहत बालिकाओं को 12वीं तक की हॉस्टल सुविधायुक्त शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रसारित कीजिए, तभी हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आप लोग को भी। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि मैं लाइव पढ़ाया करूंगा और आप लाइव मुझसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे और मैं उसका आंसर भी दिया करूंगा। ये आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन ये तभी होगा जब सब्सक्राइबर और व्यूवर ज्यादा बढ़ेंगे, तभी तो लाइव आया करूंगा मैं। एक टाइम फिक्स होगा जिसमें आप लोग भी आ जाएंगे, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप चीजों को पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है, ठीक है।
इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय को स्थान निरूपित करना है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की आवश्यकता। देखिए, इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र, क्या दिया है, सिर्फ एक बड़े मानचित्र पे दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िए, सही नहीं दिया है। क्या दिया है, सही नहीं दिया है। तो सही इसका यही होना चाहिए, यही सही आंसर है, सी ही होना चाहिए। विद्यालय मानचित्र विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। तो इसका सी ही आंसर है, एकदम सही आंसर है। इसमें नहीं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब आप इसका बी आंसर मार देंगे, तो इसका नहीं भी पढ़ना जरूरी है। इसमें नहीं दिया है, इसलिए इसका अर्थ एक बड़े मानचित्र पे चित्र बनाना नहीं, वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम, विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम है। तो इसमें क्या होगा, निदान, प्रक्षेपण, प्रस्ताव, प्रक्षेपण, निदान, प्रस्ताव, प्रस्ताव, निदान, प्रक्षेपण, निदान, प्रस्ताव, प्रक्षेपण। तो इसमें ये होगा, निदान होगा पहले, फिर प्रक्षेपण, फिर प्रस्ताव। ये देखिए, इसकी व्याख्या भी देखिए। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम निदान, प्रक्षेपण, प्रस्ताव है। विद्यालय मानचित्रण एक ऐसी प्रस्तुतिकरण होता है, देखिए व्याख्या भी लिख दी गई है, तब आपको समझ में आ जाएगा, जिसके माध्यम से नक्शे को एक बार देखने से उस स्कूल की सभी शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का। देखिए, यही इस बुक की खासियत है, इसमें सब क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, चाहे जेआरएफ के हो, चाहे नेट के हों। जब शैक्षणिक से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो नो डाउट आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आने वाले क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं एग्जाम में। यही इसमें कराया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या आंसर मिल रहे हैं। अब आते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। ये नहीं और ये जरूर पढ़िएगा, क्या है, लैंगिक दूरी को कम करना, ये तो उद्देश्य ही है। आर्थिक एवं निरक्षरता बाधाओं को दूर करना, ये भी उद्देश्य है। तीसरा, सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा। और चौथा, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2007 तक। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए 2020 माध्यमिक स्तर नहीं, यही है। सन 2020 तक सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में सार्वभौमिक अवधारणा करना है, ना कि माध्यमिक स्तर शिक्षा में अवधारणा, सब में इंटर कराना है, ना कि केवल माध्यमिक शिक्षा में। इसलिए ये गलत होगा, ये एकदम सही है। उच्च माध्यमिक स्तर शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक सबके लिए, और यहाँ माध्यमिक स्तर तक नहीं है, सभी स्तर तक विद्यालय में कराना जरूरी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी आया हुआ है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में। निम्न में से किस विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है, किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है। स्थानिक और अनुदानित सुविधाएं, जननांकीय आयाम, स्थानीय एवं जननांकीय आयाम, मानदंड, स्थानिक एवं जननांकीय आयाम। निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा है स्थान एवं जननांकी दोनों। जब ये दोनों चीजें रहेंगी कि पॉपुलेशन पढ़ने वाली ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जननांकी की स्थिति क्या है और स्थानिक स्थान कैसा है, ये दोनों चीज रहेंगी, तभी जाके विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। देखिए व्याख्या भी पढ़ लीजिए। विद्यालय आयोजन के अंतर्गत स्थानिक एवं जननांकीय आयाम शामिल किया जाता है, यह इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं है, जरूर पढ़िएगा, नहीं है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों से अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नॉर्मल सही बात है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये एकदम सही बात है। देख लीजिए, हमारे क्या कहते हैं, पहले जो प्राइमरी के स्कूल थे वहां पे स्थिति क्या थी, रजिस्टर पे नाम बहुत होते थे लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं थे। मिड डे मील योजना और बहुत सारे लालच दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं कि बच्चे उपस्थित भी हो नामांकन के साथ साथ। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन, ये मैंने बता ही दिया। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये तो इनका काम नहीं है, विद्यालय प्रबंधन समिति का ये काम नहीं है, तो ये होगा डी। ठीक है, वही चीज लिखिए जो मैंने अभी व्याख्या में आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य
घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। देखिए, इसकी बात आई थी सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो मजदूरों के साथ समस्याएं आने लगी, फिर उधर मार्क्स आए, समाजवाद जनपा, वो मजदूरों की लड़ाई लड़ा, ठीक है, काम करने वालों की लड़ाई लगा, और वहां काम के घंटे, सप्ताह के घंटे निश्चित होने लगे। वही चीज अब जाके यहाँ भी हुई है कि शिक्षक भी जो है वो भी पढ़ाता है, तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए, कितना पढ़ाएगा। जब वो पढ़ाएगा तो उसकी एफिशिएंसी कम होने लगेगी, शरीर है थक जाएगा। तो उसके लिए कि वो सही ढंग से पढ़ा पाए, चीजें कर पाए, उसके लिए 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे निश्चित किए गए हैं। कितने? 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। ये रटने की चीज है, आप रट लीजिए, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों को सप्ताह में 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे का प्रावधान किया गया है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर लिया गया है और इसे 21A में शामिल कर लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसमें शामिल कर लिया गया है? 21A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान और मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या 6 होनी चाहिए। ये रटने की चीज है, आप रटिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को खोलिए और पढ़ लीजिए, उसमें से कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ व्याख्या दे दी है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको इसके लिए इंटरनेट या कहीं से मदद लेके शिक्षा का अधिकार, कुछ चीजें ऐसी हैं, प्रोफेसर यशपाल समिति की संतुष्टियां क्या है, और भी जो शिक्षा की समितियां थी इनकी संतुष्टियां क्या है, ये सब तो आपको रटनी ही पड़ेगी ना, शिक्षा से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, राजस्थान में आया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29A के तहत राज्य की घोषित शिक्षक पदाधिकारी संस्था कौन सी होगी? देखिए, राज्य की ये बात हो रही है, किस राज्य की? राजस्थान की। और ये होगी SIRT। क्या होगी? SIRT। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2000 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर, एक बात और याद रखनी, किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसी का नाम है क्या? SIRT, राज्य की शैक्षिक और प्राधिकारी संस्था घोषित की गई है। हर एक राज्य ने अपनी अपनी घोषित की है। ये राजस्थान पे क्वेश्चन है, तो राजस्थान का पूछा गया है। बस यहाँ याद रखने की चीज है कि यहाँ पे नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो SIQI का पूरा नाम क्या है? SIQI का पूरा नाम क्या है? ये राजस्थान में ही आया हुआ है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्या नाम है? फुल फॉर्म है SIS, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये ऑप्शन है इसका। ये सब रटने की चीज है, ये राजस्थान में स्पेशल पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा सतत एवं मापक मूल्यांकन और बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को आदर्श विद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, इस बुक की यही खासियत है, आप चाहे राजस्थान का हायर दे रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश का दे रहा हूँ, चाहे हिमाचल का दे रहा हूँ, चाहे जहाँ का दे रहा हूँ, हिंदी राज्य भाषाओं के लिए ये बहुत जरूरी है। ये किताब, इसमें सब जगह के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपको बहुत सुविधा होने वाली है। अगर इस बुक को आप ई बुक के थ्रू या हार्ड कॉपी मंगा के पढ़ते हैं तो बहुत सुविधा। YCT की बुक आपके लिए ही समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा ये समझिए कि जो मैंने अभी पर्यावरण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए हैं, वो क्वेश्चन बहुत सारे थे। बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं तो एक एक पार्ट का कुछ कुछ हिस्सा पढ़ा रहा हूँ। पर्यावरण के तीनों पार्ट के केवल आपको कुछ हिस्से पढ़ाए हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जब आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे और व्याख्या के साथ पढ़ लेंगे तो आपका अपने आप तैयार हो जाएगा पर्यावरण, फिर आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, IASE CTE सभी जिलों की डायट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन और संबलन प्रदान करते हैं राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? फिर यहाँ पे राजस्थान का ही होगा, वही है SIRT, जिस पर अभी बात हुई थी। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? राजस्थान वाले इसको जान ले, उदयपुर में। यह विद्यालय शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि संबंधित कार्य संपादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यशपाल समिति की रिपोर्ट। देखिए 92 में यशपाल समिति बनी थी, 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। ठीक है, शिक्षक शिक्षा में आईसीटी, बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ के सीखना और प्रसारण के माध्यम से सीखना, उपयुक्त में से कोई नहीं, बिना बोझ के सीखना, यही होगा इसका आंसर। यशपाल समिति, शिक्षा की यशपाल समिति 1993 का विषय बिना बोझ के सीखना था। क्वेश्चन नंबर 25। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यशपाल समिति पे अभी मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, आगे भी आएंगी, बात हो जाएगी उस पर। यह छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कक्षा को मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। तो इसमें बहुत सारे स्तर हैं और सारे स्तरों को मिला दे किसके बीच में है? कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र आपस। तो विमर्शी स्तर सबसे आसान लग रहा है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे आपस में तब तक सही नहीं होगा। देखिए इसका आंसर विमर्शी स्तर है। अंडरस्टैंडिंग भी लग रहा है लेकिन आंसर क्या है? विमर्शी स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए। आपस में जब बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से परामर्श करेंगे, चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्स द रैट, उत्सुकता ही चूहे की जान लेती है। जब आप उत्सुक रहेंगे तभी चीजों को जानेंगे, जब उत्सुक नहीं रहेंगे तो मन नहीं जानेंगे। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है लेकिन उस क्वेश्चन को आप पूछ नहीं पा रहे हैं तो वो जीवन भर आपके अंदर ही रह जाएगा और उसका सही आंसर आपको मिल नहीं पाएगा। तो इसका सही आंसर विमर्शी ही होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन 27। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग? निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करता है? तो इसमें ये विकल्प दिए गए हैं। ये विकल्प है, पहला विकल्प है सिस्टमेटिक स्टेप, प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति, ये भी सही है। अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना, सूचनाओं को प्रभावी भंडारण, ठीक है। तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन प्रोन्नत करने में सहायता देना, तथ्यों और सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण। तो इसमें बी सी डी बी डी ए बी इस तरह से। अब ए हम देखें तब ना बताएं। प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुतिकरण। तो इसका आंसर ए और डी, तथ्यों और सूचना का समीक्षात्मक विश्लेषण, ए डी बी बी सी, इस सब का आंसर यही होना चाहिए, बी और डी। क्योंकि यहाँ क्या है? अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देना। इससे बच्चों को बहुत सारी चीजें या कोई हाइपोथेसिस सही होती है जो बताना पड़ता है कि अगर अवधारणा है, अगर आप सीधे किसी अवधारणा को बोल दीजिए गलत है तो बच्चा बोलेगा गलत है, सही है, समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप उसको कहानी के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं चीजों को, तब वो सोचता है कि ये सही है या गलत है। और दूसरा है डी, जिसमें क्या लिखा है? तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक। कि तथ्य उसको जानकारी कम है तो वो जानकारी ज्यादा दीजिए तब वो चीजों को समझ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 28। इन विच लेवल ऑफ द टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन द बीइंग इंटरएक्टिव? शिक्षण के कौन कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने की बजाय अधिक सक्रिय होती है? मेमोरी स्तर पे कोई मतलब नहीं है। अवबोध स्तर पे, विचार विमर्श चिंतन स्तर पे, तो इसमें ज्यादा सही जो होना चाहिए वो क्या है? स्वायत्त विकास स्तर पे, खुद भी विकास कर सकता है। अवबोध स्तर और स्वायत्त विकास स्तर ये दोनों जरूरी है। ठीक है, विमर्शी चिंतन स्तर, विमर्शी विमर्श कर सकता है चीजों को लेकिन चिंतन कर सकता है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। लेकिन इसका क्या है? स्मृति स्तर पे, शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक संग्रहित होती है? तो अंतःक्रियात्मक वर्ड दिया है, इस वर्ड को ध्यान देखिए, क्या दिया है? अंतःक्रियात्मक। तो अंतःक्रियात्मक में क्या होगा? स्मृति स्तर। अंतःक्रियात्मक है तो क्या होगा? स्मृति स्तर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है? विमर्शी, जब विमर्श करेंगे क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर का स्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु होगी। व्यक्ति अंतःक्रियात्मक, उच्च स्तरीय संज्ञात्मक, ठीक है, आदान प्रदान होगा। और व्यवस्थित, सुनियोजित और द्रुत प्रश्नोत्तर संयंत्र होंगे। लॉजिकल, कोहेरेंट एंड एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न, तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रस्तुतियां। तो इसमें जो आंसर है वो क्या है? क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? विमर्शी शिक्षण। तो विमर्शी में क्या होगा? स्पष्ट होगा, संगठित होगा और सुसंरचित विषय होगा। ए ऑप्शन होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, दैट्स एनफ। लास्ट क्वेश्चन भी किस पे है? शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान कीजिए। सही क्रम की पहचान कीजिए। तो नॉलेज, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण। ये देखिए जो ऑप्शन है इसको ढंग से पढ़िए। इसमें देर इन्होंने इनको देना चाहिए क्रम से, लेकिन इन्होंने 1 2 3 4 5 दे दिया है। इस हिसाब से समझ में नहीं आएगा। यहां से समझिए। सबसे पहले क्या है? एक, वो क्या है? ज्ञान। जब ज्ञान नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तीसरे नंबर पे क्या आपका आएगा? अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना, ठीक है। उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन करना और लास्ट में क्या है? एनालिसिस करना और फिर संश्लेषण करना। देखिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है कि सबसे अंत में संश्लेषण होता है। सबसे अंत में संश्लेषण होता है और पहले नंबर पे नॉलेज होती है। ज्ञान और संश्लेषण पहले और आखिरी पे है। इन दोनों को याद रखिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। वरना इनका क्रम याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें अगर यहाँ नीचे दिया होता तो आराम से आपको चीजें हो जाती। और हालांकि इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया है ये, शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहार का सही क्रम निम्न है: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। जब ये क्रम आपको याद रहेगा, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के क्वेश्चन लेके शैक्षणिक से रिलेटेड हुए। तब तक के लिए गुड बाय।